हेलो, हाय। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो फार हमने बात की है लॉट अबाउट प्रोटीन्स, और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो अगर हम जनरल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो इफ़ आई राइट द वेरी बेसिक इक्वेशन रिलेटिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो मैं कैसे लिखूंगी? CO2 plus H2O gives me C dot H2O plus O2। अब ये जो C dot H2O मेरा बना है, ये क्या है? दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इन दी वेरी बेसिक फॉर्म मैं ये बोल सकती हूँ दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर hydrates of carbon, राइट। क्योंकि क्या है, कार्बन है और उसका हाइड्रेट है, यानी कि उसका H2O उसके साथ है। सो दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। Also, one more piece of information, a fact that we must know, that carbohydrates are the most abundant biomolecule on earth। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है? बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ। ठीक, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्यों हमें चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट कार्बोहाइड्रेट्स कैन प्ले इन आवर बॉडी। तो अगर आप देखो तो कार्बोहाइड्रेट्स के रोल्स को या कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस को हम तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? एनर्जी। ऑब्वियसली बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें फूड से एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। सो ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। ग्लूकोज, इट इज द सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है, एनर्जी जनरेट होता है। सो ऑब्वियसली एनर्जी में उसका बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड इज स्केलेटन। स्केलेटन प्रोवाइड करता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रोल इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अगर आपने सुना हो पीटीएम, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, उसमें हम देखते हैं ग्लाइकोसाइलेशन होती है बहुत सारे प्रोटीन्स की। सो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का रोल आता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी, इन स्केलेटन फॉर्मेशन एंड इन पोस्ट ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अब हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे on the basis of number of carbon present, which is a very important classification। कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मोनो सैकराइड, नेक्स्ट होता है ओलिगो सैकराइड, और नेक्स्ट होता है पॉली सैकराइड। ठीक है, व्हेन आई से मोनोसैकराइड, मोनो वन, सैकराइड शुगर। सो मोनोसैकराइड मतलब वन शुगर। ओलिगो इज लेस देन 10। सैकराइड sugar, poly more than 10, saccharide
sugar. So basically when we say monosaccharide we mean it is made up of only one sugar. That is अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करती हूँ तो हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे सिर्फ एक ही शुगर मिलेगा, मतलब ये और ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं, राइट? ओनली वन यूनिट, ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल. ओलिगोसैकेराइड लेस देन 10 या अप टू 10, मतलब जब ओलिगोसैकेराइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इनको जब हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलेगा? दे विल यील्ड 2 to 9 स्टेबल यूनिट्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स, तो जब इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तो दे विल बी यील्डिंग मोर देन 10 स्टेबल यूनिट्स. आ गया यहाँ तक? कुछ नहीं किया हमने, नाम से ही इनको क्या किया है? इंटरप्रेट किया. सो नाउ एक टेबल जैसा बना लेते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री. तो मैं पूरा मोनोसैकेराइड नहीं लिख रही हूँ, मैं मोनो, ओलिगो एंड पॉली ऐसे लिख दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्पेस. ओके, तो मोनो में अपॉन हाइड्रोलिसिस let's divide them. Upon hydrolysis only one stable unit is produced. अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो सिर्फ एक ही यूनिट हमें मिलेगा. ओलिगो की बात करें, अगेन अपॉन हाइड्रोलिसिस लेस देन या अप टू 10 units, that is 2 to 9 units are produced. 2 से लेके 9 तक यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं जब ओलिगोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं. ये हो गई. नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब बहुत सारे. सो अपॉन हाइड्रोलिसिस more than 10 stable units are produced. As simple as that. ठीक है. इसके बाद सेकेंड यूनिट में हम क्या बात करेंगे? that it cannot be broken further. ऑब्वियसली जो चीज बनी ही एक यूनिट से है उसको आप और आगे क्या ही तोड़ दोगे, है ना? तो उसका सिर्फ एक ही सब यूनिट है, सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर. लेकिन यहाँ पे जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स. और जब सिर्फ 2 होते हैं तो उसे हम डाइसैकेराइड बोलते हैं. ठीक है. अगर 3 हो जाएंगे तो फिर हम उसे ओलिगो में काउंट कर लेते हैं. 2 वाला भी ओलिगो ही होता है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम भी आप बोल सकते हो, विच इज डाइसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड जब हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ more than 10 सब यूनिट्स. 10 सब यूनिट से ज्यादा बना होगा, तभी तो पॉली बोल रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुल जाते हैं. ओलिगोसैकेराइड्स भी वाटर सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, ये पानी में नहीं घुलते. अगेन मोनोसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं. ओलिगोसैकेराइड्स भी क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स अमोर्फस होते हैं. ठीक है.
मोनोसैकेराइड्स स्वीट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स भी स्वीट होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं. So these are certain properties of monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Oligo मतलब सिर्फ एक स्टेबल यूनिट, मोनो मतलब सिर्फ एक स्टेबल यूनिट होगा, ओलिगो मतलब 2 से 9 स्टेबल सब यूनिट्स होंगे, पॉली मतलब 10 से ज्यादा स्टेबल यूनिट्स होंगे. मोनो मतलब उसको आप और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ओलिगो 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स का बना है तो इसे आप कर सकते हो. पॉली 10 से भी ज्यादा सब यूनिट्स का बना होता है. मोनो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ओलिगो भी वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स अमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मोनोसैकेराइड्स स्वीट होते हैं, ओलिगो भी स्वीट होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस. वो स्वीट एज सच नहीं होते, इसलिए कभी कभी आप उन्हें नॉन शुगर्स भी बोलते हो. ठीक है, let me write this down that therefore polysaccharides are also called non sugars. ठीक है, क्योंकि ये स्वीट नहीं होते लाइक मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, इसीलिए हम इसे कभी कभी नॉन शुगर भी बोल देते हैं. तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है. Now let's talk in detail about monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स के बारे में समझते हैं. मोनोसैकेराइड्स को अच्छे से देखते हैं कि क्या है. तो मोनोसैकेराइड्स सारी प्रॉपर्टीज हमने बात कर ली, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों है मोनोसैकेराइड्स के पास? ये प्रॉपर्टीज हैं बिकॉज ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स. These properties are due to the presence of two functional groups. What are these functional groups? OH and C double bond O. इन दोनों ग्रुप्स की वजह से इन मोनोसैकेराइड्स के पास ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम बात करते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर वाटर सोल्यूबल, ये वो ऑल ऑफ दिस. देखो, क्योंकि OH है, OH इज पोलर, thus it makes the entire molecule water soluble. So this is how both of these groups help in imparting these properties to monosaccharides. दूसरा है कार्बोनिल. अब ये कार्बोनिल ग्रुप दो तरह के कंपाउंड्स में हो सकता है. एक हो सकता है एल्डिहाइड में, एक हो सकता है कीटोन में. सही बात है. ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है ना. या तो ये एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. अगर एल्डिहाइड में प्रेजेंट है तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा? R C H डबल बॉन्ड O ऐसे बनेगा. तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एल्डोज. या फिर ये प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ कीटोन. कीटोन की फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तो R C O R डैश इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा. तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटोज. तो मोनोसैकेराइड्स दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो एल्डोज या तो कीटोज. अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड की फॉर्म में है तो एल्डोज शुगर होगा, अगर वो कीटोज फॉर्म में है तो कीटोन शुगर होगा. तो अगर हम बात करें, लेट्स कंपेयर दीज टू. one more thing, we can classify carbohydrates on the basis of number of carbons which are present. ठीक है, 3 carbon triose, 4 carbon tetrose, 5 carbon
पेंटोज. 6 carbon, hexose. ठीक है, so we can classify on the basis of number of carbons present also. 7 carbon भी लिख सकते हैं, लिखना है तो हेप्टोज. ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बोला दो फॉर्म्स हैं, एक है एल्डोज और एक है कीटोज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट ट्रायोजेस, तो ट्रायोजेस में देखो 3 कार्बन की जो एल्डोज शुगर होती है, एल्डोज ट्रायोज जो होती है, उससे हम बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड. कीटोज फॉर्म इसकी क्या होती है, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफॉस्फेट, एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल. तो अगर हमें 3 कार्बन की एल्डोज शुगर बतानी है तो वो ग्लिसरैल्डिहाइड होगी. अगर हमें 3 कार्बन की कीटोज शुगर बतानी है तो वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगी, डैप होगी. सो दैट इज हाउ द नेम्स ऑफ द शुगर्स चेंज. दोनों में 3 कार्बन है, अभी हम इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, दोनों में 3 कार्बन प्रेजेंट है. द ओनली डिफरेंस इज ग्लिसरैल्डिहाइड में जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो शुगर है वो कीटोन, जो कार्बोनिल है वो कीटोन फॉर्म में प्रेजेंट है. दैट इज द डिफरेंस. ठीक है, सिमिलरली अगर हम टेट्रोज में देखना चाहें तो टेट्रोज में इरिथ्रोज होता है और कीटोन फॉर्म में इरिथ्रुलोज होता है. पेंटोज में अगर देखो तो राइबोज, कीटोज में राइब्यूलोज, हेक्सोजेस में ग्लूकोज, फ्रक्टोज. 7 कार्बन में हेप्टोज, हेप्ट्यूलोज. तो अगर आप देखो तो इसमें कुछ नहीं होता, इरिथ्रोज इरिथ्रुलोज, तो एलओ कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है इन दी कीटोन फॉर्म. दिस इज नॉट अ वेरी फुल प्रूफ थिंग, लेकिन मोस्टली कीटोज फॉर्म से एल्डोज फॉर्म से जब हम कीटोन फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एलओ ऐड हो जाता है. ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड DHAP. अगर हम टेट्रोजेस की बात करें तो इरिथ्रोज एंड इरिथ्रुलोज. अगर हम पेंटोजेस की बात करें तो राइबोज राइब्यूलोज. अगर हम हेक्सोजेस की बात करें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज. हेप्टोजेस की बात करें तो हेप्टोज हेप्ट्यूलोज. So that is how the aldose form and the ketone form are present. समझ आ गई बात. इसको हम एक स्ट्रक्चर से भी समझ लेते हैं जस्ट फॉर योर क्लैरिटी. मैं ट्रायोजेस का ही बता देती हूँ. देखो मैंने आपको बोला एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड और एक होता है डैप, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. फॉस्फेट ग्रुप हम शो नहीं कर रहे हैं तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड मैंने आपको क्या बोला, दिस इज एल्डोज. इसका स्ट्रक्चर अभी आप देखोगे तो आपको खुद भी समझ आएगा. CH डबल बॉन्ड O, COH, H, COH, H and H. C 3 कार्बन शुगर जैसा मैंने बोला था, C1, C2, C3. 3 कार्बन की है तो मतलब ट्रायोज है. CHO ग्रुप प्रेजेंट है मतलब एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डोज है और इसका नाम क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड. अब हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर देखते हैं. C1OH, H, C double bond O, COH, H and H. Again 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. That means this is also triose. Correct?
इसमें कार्बोनिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? इसके ऊपर भी एक कार्बन है, इसके नीचे भी एक कार्बन है, मतलब ऊपर R1 है, नीचे R2 है, मतलब ये कीटोन है। इसीलिए हमने क्या बोला, द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज अ कीटोज शुगर। तो आई होप एल्डोजेस और कीटोजेस क्या शुगर्स होती हैं ये आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल इंट्रो चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें पता होना चाहिए, अगर हम कहीं पे सुनते हैं पेंटोजेस तो हमें पता होना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 5 कार्बन शुगर। अगर हम बात करें हेप्टोजेस तो हमें पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट 7 कार्बन शुगर्स। अगर हम बोल रहे हैं हेप्टोज एल्डोज, मतलब हम बात करें एक एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ 7 कार्बन शुगर। सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू नो। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा केमिस्ट्री आएगा, सो प्लीज बेयर विद मी। देखो, हम कोई भी एल्डिहाइड एक लेते हैं, और C double bond OH. This is a aldehyde RCHO. अब ये एल्डिहाइड में मैं ROH एक अल्कोहल की रिएक्शन करवाती हूँ, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन छीनेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये OH में ये जो H पॉजिटिव है ये जाएगा इसके पास, इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय दिस ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, RCO माइनस H पॉजिटिव H, और यहाँ पे हमारे पास था OR डैश। क्योंकि ऑब्वियसली ये O नेगेटिव है, ये C पॉजिटिव हो गया था बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, तो कार्बन के पास तो बचा नहीं ना कुछ, तो कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब इस O माइनस H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव चला गया इसके पास, और ये RO माइनस इस C के पास आके जुड़ गया, तो हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल फॉर्म हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये जो O माइनस H पॉजिटिव ग्रुप है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये O माइनस H पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, दिस इम्पार्ट्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज टू दी कार्बोहाइड्रेट, टू दी मोनोसेक्राइड। और जो डाइसेक्राइड्स बनते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, यानी जो पॉलीमराइजेशन होती है उसमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बहुत तगड़ा रोल होता है। कैसे होता है वो मैं आपको भी बताऊंगी, बट फॉर नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि एक एल्डिहाइड के साथ एक अल्कोहल ने रिएक्शन किया, मतलब उसको एक O माइनस H पॉजिटिव ग्रुप मिला, तो ये रिएक्शन होती है और एक हेमी एसिटल बनता है। ठीक है, एक सिमिलर चीज हम कीटोन के साथ भी देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये आपका स्ट्रक्चर है, प्लस R डैश R डबल डैश OH। ठीक है, O माइनस H पॉजिटिव। अगेन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स छीने, ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये नेगेटिव वाला हिस्सा जाएगा कार्बन के पास। तो फिर से एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, RCO माइनस H पॉजिटिव, यहाँ पे हम H दिखा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OR डबल डैश। ये स्ट्रक्चर समझ आया, H नहीं, यहाँ पे R ही आएगा क्योंकि इसके साइड में H तो है नहीं, R डैश है। सो दिस बिकम्स अनदर स्ट्रक्चर। इसमें आप देखो, इसमें हमने हेमी एसिटल बोला था क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था, एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हेमी कीटल बनेगा। कीटल क्यों बना है, क्योंकि कीटोन से बना है। आप देखो RCOR डैश है तो कीटल फॉर्म है, सो हेमी कीटल बनेगा। इसमें भी ये O माइनस H पॉजिटिव ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इम्पार्ट्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू दिस मोनोसैकेराइड। समझ आई क्या हुआ? मैंने आपको पहले क्या बोला,
कि दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है और कीटोन फॉर्म हो सकता है। और उसी एल्डिहाइड और कीटोन का हम देख रहे हैं कि जब आप किसी अल्कोहल के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हो तो सो एंड सो ग्रुप्स जो हैं वो बनते हैं। अब मैंने आपको ये बोला कि ये जो O- H पॉजिटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो O- H पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, this is the reactive molecule. It extracts H positive, thus forming H2O। क्या होता है कि ये जो O- H पॉजिटिव है ये OH में से इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या बना लेता है H2O, which acts as a leaving group। ये H2O बाहर निकल जाता है और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। कैसे बनता है ये आगे देखेंगे, लेकिन आप ये समझो कि ये जो O- H पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जिसकी मैं बात करी थी, ये ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने एक दूसरे OH में से H को अपने पास लिया, H2O बनाया, बाहर निकल गया और हमारे पास बचा सिर्फ ये दूसरे वाले का O, जिससे क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। So therefore I was saying that this O- H positive is very important for polymerization of monosaccharides। अब मैंने क्या बोला कि ये O- H पॉजिटिव अटैक कर रहा है दूसरे OH पे, मतलब it is the reactive molecule, it is the attacking molecule, therefore it provides directionality in carbohydrate। डायरेक्शनैलिटी का क्या मतलब है, मुझे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल किस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, हम कभी भी ये एरो ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि ये OH इस पे अटैक नहीं कर रहा है, ये O- H पॉजिटिव इस OH पे अटैक कर रहा है। तो हमेशा हमें एक डायरेक्शन मिलेगी, एक एरो की डायरेक्शन मिलेगी एंड वी विल नो दैट हु इज अटैकिंग ऑन हुम। तो हमें डायरेक्शनैलिटी मिलती है। आपने मोस्टली देखा होगा, हम चलो आगे देखेंगे, छोड़ो। तो हमेशा याद रखना कि जो कार्बोनिल ग्रुप से डिराइव्ड O- H पॉजिटिव होता है वो अटैक करता है दूसरे OH पे। ठीक है, दिस imparts टू प्रॉपर्टीज। पहला, द शुगर कैन पॉलीमराइज। और मैं तब से आपको यही चीज बोल रही हूं कि जिसके भी पास, जिस शुगर के पास ये कार्बोनिल डिराइव्ड O- H पॉजिटिव होगा वो पॉलीमराइज कर सकता है। कैसे कर सकता है देखो, चलो हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर अभी हमने देखा नहीं है एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। तो सपोजिटली हमारे पास एक ये ग्लूकोज है, ठीक है, इस ग्लूकोज के पास कार्बोनिल डिराइव्ड O- H पॉजिटिव है। हमारे पास एक और ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के पास भी इस साइड पे O- H पॉजिटिव होगा, विच इज कार्बोनिल डिराइव्ड। यहां कहीं फोर्थ कार्बन होगा ग्लूकोज का और इस फोर्थ कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है। अभी स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ आएगा, अभी के लिए मेरी बात मान लो, विश्वास कर लो कि फोर्थ पोजीशन पे भी OH प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो कार्बोनिल डिराइव्ड O- H पॉजिटिव है ये इस H को अपने साथ ले लेगा, H2O बना देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
दिस इज अ डाइसैकेराइड। सिमिलरली इसके यहाँ पे O माइनस H पॉजिटिव है, एक और ग्लूकोज होगा जिसके यहाँ पे O माइनस H पॉजिटिव होगा और यहाँ पे OH होगा, फिर से यही होगा, ट्राइसेकेराइड बन जाएगा। तो दैट इज हाउ पॉलीमराइजेशन गोज। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल डिराइव्ड होता है क्योंकि ग्लूकोज एल्डिहाइड है तो पहले कार्बन पे होगा, फोर्थ कार्बन वाले OH पे इसने अटैक किया। अब मैंने आपको बोला डायरेक्शनैलिटी, डायरेक्शनैलिटी कैसे मिलेगी, हम इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, अल्फा 1 एरो 4। मतलब फर्स्ट कार्बन के ग्रुप ने अटैक किया फोर्थ कार्बन के OH पे, तो एक डायरेक्शन मिली, हमें पता चला कि अच्छा एक ग्लूकोज के फर्स्ट वाले ग्रुप ने, फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ने अटैक किया दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल पर। So that is how directionality is given because of this carbonyl derived hydroxyl group. ठीक है, एंड दिस इज हाउ द शुगर कैन पॉलीमराइज। अगर ये O माइनस H पॉजिटिव नहीं होता तो कोई अटैक करने वाला ही नहीं होता, कोई इस H पॉजिटिव को अपने पास लेने वाला ही नहीं होता, इन दैट केस पॉलीमराइजेशन होती ही नहीं। पॉलीमराइजेशन क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल डिराइव्ड O माइनस H पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट। तो इसकी वजह से पहली चीज क्या हुई, दैट द शुगर इज एबल टू पॉलीमराइज। सेकेंड चीज क्या होगी, लेट्स सी। Before moving to the second property, I want to make one more thing clear. ध्यान से समझना, हमने अभी ग्लूकोज ग्लूकोज के उसमें ये पूरा समझ लिया। अब आप एक बात समझना कि एल्डोजेज में कार्बोनिल डिराइव्ड O माइनस H पॉजिटिव C1 पे प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपने यहां भी देखा। लेकिन कीटोसिस में तो नहीं हो सकता ना फर्स्ट कार्बन पे। देखो इसमें देखो, फर्स्ट कार्बन पे था जब एल्डोज था, तब यहाँ पे कार्बोनिल था तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आएगा। लेकिन जब हम कीटोस फॉर्म की बात करें तो कीटोस फॉर्म में सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल है, मतलब सेकेंड कार्बन पे OH आएगा, सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल आएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ कि एल्डोजेस में कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल C1 पे होता है, लेकिन कीटोजेस में कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल हमेशा C2 पे होगा, सेकेंड कार्बन पे होगा। ठीक है, अब ये जानना क्यों जरूरी है, इधर देखो। अभी हमने ग्लूकोज ग्लूकोज का एग्जाम्पल देखा था, अब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल है, ग्लूकोज की बात कर रही हूं। इसको हमने बॉन्ड किया विद फ्रुक्टोज, ये है हमारा फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन पे O माइनस H पॉजिटिव है। अब इन्होंने क्या किया, मैंने बोला मैं तो भाई अल्फा 1,2 बॉन्ड बनाऊंगी, मतलब पहले वाले मॉलिक्यूल का यानी कि ग्लूकोज का फर्स्ट वाला हाइड्रोक्सिल यानी कि कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल इज गोइंग टू अटैक द हाइड्रोक्सिल ऑन द सेकेंड ग्रुप ऑफ द अदर शुगर। मतलब ग्लूकोज का पहला हाइड्रोक्सिल, पहले ग्रुप वाला, पहले कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल इज गोइंग टू अटैक ऑन द सेकेंड कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है जी, करवा दिया। तो ये OH ने ये वाला H पॉजिटिव ले लिया। अब आप एक बात बताओ, क्या ये फर्दर पॉलीमराइज होगा? क्या इस सिनारियो में फर्दर पॉलीमराइजेशन पॉसिबल होगी? क्योंकि हमने क्या बोला कि पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत जरूरी है ये वाला ग्रुप, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला ग्रुप फ्री बचा ही नहीं। ग्लूकोज का भी इन्वॉल्व हो गया, फ्रक्टोज का भी कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व हो गया, तो कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल तो बचा ही नहीं। नो फ्री कार्बोनिल डिराइव्ड
hydroxyl. Thus, no further polymerization. आप समझ रहे हो that how important this particular group is for polymerization. In this case हमारे पास अभी भी ये कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल अवेलेबल था, इसीलिए मैंने आपको बोला that it could further polymerize. वो ट्राइसेक्राइड्स बनाएगा, वो टेट्रा बनाएगा, वो ओलिगो बनाएगा, वो पॉली भी बना देगा. लेकिन इस केस में ग्लूकोज का भी कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व हो गया और फ्रक्टोज का भी कार्बोनिल डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए दोनों ही आगे पॉलीमराइज नहीं कर सकते. इसीलिए इन सच सिचुएशन पॉलीमराइजेशन आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ये डाइसेक्राइड ही बनेगा. और ऐसा ही केस आप देखते हो सुक्रोज में. जब आएगा तो स्ट्रक्चर के साथ हम ये चीज देखेंगे. बट यू शुड नो दैट सुक्रोज में यही होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट और फ्रक्टोज का सेकंड मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए सुक्रोज आगे डाइसेक्राइड के बाद फर्दर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाती. सो फार सो गुड, आई होप. नेक्स्ट हम देखते हैं द सेकेंड प्रॉपर्टी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसमें आप नोट बना के ये भी लिख सकते हो दैट फॉर aldose C1OH must be free. अगर एल्डोज को पॉलीमराइज होना है और अगर कीटोज को पॉलीमराइज होना है तो C2OH must be free. ये क्या है? दिस इज द कंडीशन फॉर पॉलीमराइजेशन. अगर एक एल्डोज को पॉलीमराइज होना है तो C1OH फ्री होना चाहिए, अगर कीटोज को पॉलीमराइज होना है तो C2OH फ्री होना चाहिए. लेकिन ये जो ऊपर मॉलिक्यूल मैंने आपके लिए बनाया है इसमें ग्लूकोज का भी फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो गया, फ्रक्टोज का भी सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व हो गया, तो कोई फ्री बचा ही नहीं ना जो फर्दर पॉलीमराइज कर पाए, इसीलिए ये आगे पॉलीमराइज नहीं होगा. ठीक है, अब हम एक सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडे विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो दी सेकेंड प्रॉपर्टी जो इस O-H पॉजिटिव की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को मिलती है इज दैट दे कैन रिएक्ट with metal containing salts or liquids and change their oxidation state. When this carbonyl derived hydroxyl is present, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मेटल कंटेनिंग सॉल्ट्स या लिक्विड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं, और इसीलिए दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स. क्योंकि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते हैं इसीलिए इन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है. ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं फॉर अ शुगर टू बी रिड्यूसिंग. अगर कोई शुगर रिड्यूसिंग है तो उसके लिए उसको क्या प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करनी पड़ेगी? अगर वो एक एल्डोज है तो C1OH फ्री होना चाहिए, अगर वो एक कीटोज है तो C2OH must be free. So these are the conditions. Only if a sugar will satisfy these two conditions तभी हम ये बोलेंगे that particular sugar is a reducing sugar. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फ्री नहीं होंगी, अगर वो एक एल्डोज शुगर है और उसका C1OH फ्री नहीं है तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी, अगर वो एक कीटोज शुगर है और उसका C2OH फ्री नहीं है तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी. ठीक है, एक चीज आप हमेशा याद रखना दैट ऑल
मोनोसैकेराइड्स और रिड्यूसिंग। वैसे ये बहुत ही बेसिक सी बात है पर स्टिल मैं बोल रही हूँ, सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मोनोसेक्राइड्स आर नॉट बॉन्डेड विद एनीवन। मोनोसेक्राइड्स अकेले हैं तो उनके तो सारे ही ग्रुप्स फ्री होंगे ना, तो चाहे वो C1OH हो चाहे वो C2OH हो, दैट हैज टू बी फ्री एंड इफ दे आर फ्री दे आर रिड्यूसिंग। ठीक है, तो सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की बात तब आती है जब हम डाइसेक्राइड्स या उससे हायर सेक्राइड्स की बात करते हैं, तब हम बोलेंगे दैट दिस माइट बी रिड्यूसिंग, दिस माइट बी नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन जब तक मोनोसेक्राइड्स बोल रहे हैं दे आर बाउंड टू बी रिड्यूसिंग।